फ्रेंड्स हम लोग इस बार मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास का और बहुत ही आसान चैप्टर है। नहीं, बहुत ही आसान है मोशन चैप्टर। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाएं तो बहुत ही आसान है मोशन चैप्टर आपको समझने के लिए। तो हम लोग चलते हैं मोशन चैप्टर में, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो हम लोग एक बार ओवरव्यू ऑफ चैप्टर देख लेते हैं कि क्या क्या मोशन चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोशन चैप्टर जब आएगा तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। पहले रिलेटिव मोशन चैप्टर समझने के लिए हम लोगों को रिलेटिव एक टर्म है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस तरीके से होता है। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी और क्वेश्चन एंड आंसर। इस वीडियो में इतना ही हम सीखेंगे, ज़्यादा लोड हम आप पे नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल ही आसानी से धीरे धीरे बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। बस इसमें हम आपको चीज़ें कैसे है, मोशन कैसे होती है और हर टॉपिक पे एक एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप एक्टिविटी वीडियो है, वो एक्टिविटी वीडियो में देख करके आप बहुत ही आसानी तरीके से सारा कंसेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग आगे मोशन चैप्टर पे। चलते हैं, व्हाट इज मोशन। जनरली फ्रेंड्स हम लोग क्या है कि हम लोग अपने आसपास में देखते हैं हर बहुत तरीके का मोशन होता है। जैसे आप अभी बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, आप रेस्ट में हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, कहीं में आपका मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप स्कूल जाते होइएगा, ट्यूशन जाते होइएगा, खेलने को जाते होइएगा, ठीक है, या फिर आप टिकटॉक वीडियो बनाते होइएगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाते होइएगा, ठीक है ना, तो इसमें हर तरह का मोशन है। उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, इसमें मोशन इसलिए है कि आप हर अपना पोजीशन जो है टाइम के अनुसार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है कि हम लोग देखते हैं अपने आसपास में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल, ट्रेन, एरोप्लेन्स, ऑब्जेक्ट्स जो कि हम कुछ लोग थ्रो करते हैं। आपने अभी तो गर्मी का सीजन आ रहा है तो आप क्या करिएगा, टिकोला तोड़िएगा। टिकोला तोड़ने के लिए आप पत्थर फेंकिएगा, ठीक है ना, तो पत्थर फेंकिएगा आपने तो अपने हाथ से, और जो पत्थर फेंके आप तो वो पत्थर पोजीशन अपना चेंज किया एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें कुछ टाइम टेकिंग हुआ, जिसमें 4 सेकेंड 3 सेकेंड जो भी समय लिया वो पत्थर एक जगह से दूसरे के जाने। ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूविंग बॉडीज एक होता है कि हर एक मूविंग बॉडीज का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है जो सारे मूविंग बॉडीज फॉलो करते हैं कि वो अपना पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मोशन इस हिसाब से हम लोग ये दे सकते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली विथ रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। इसमें हम लोग 3 टर्म देखेंगे। पहला तो कि इट्स पोजीशन इज चेंजिंग, पोजीशन हमेशा चेंज होगा कंटिन्यूअसली विथ टाइम, पहला पोजीशन चेंजिंग, टाइम दूसरा, और तीसरा रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। ये 3 चीजें हैं जो हम लोगों को मोशन के कंसेप्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, तो पहला पोजीशन के बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कंटिन्यूअसली विथ टाइम तो बताने की जरूरत है नहीं। रिलेटिव एक टर्म है जिसको समझने की जरूरत है हमें अच्छे तरीके से। तो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, इस चीज को समझने के लिए हम लोग चलते हैं, पहले समझते हैं कि रिलेटिव पोजीशन होता क्या है। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन को समझने के लिए ना फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं एक एक्टिविटी वीडियो में, जो आपको बहुत ही आसानी से इस एक्टिविटी वीडियो में रिलेटिव पोजीशन के बारे में हम आपको बताएंगे। रिलेटिव मतलब के संबंध में, एक दूसरे के संबंध में। तो हम लोग चलते हैं, पहले ये बताते हैं इस वीडियो में कि राइट एंड लेफ्ट कैसे क्यों बोलते हैं, किस रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ठीक है ना, अप एंड डाउन, एंड रियल लाइफ एग्जांपल जो हम लोग डे एंड नाइट होता है, इन चीज़ों के बारे में हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे हम लोग एक देख रहे हैं, एक घर है। इस घर के दोनों ओर से अपोजिट डायरेक्शन से ए और बी नेम का पर्सन एक दूसरे की तरफ आ रहा है। अब ये घर ए के रिस्पेक्ट में किस ओर है और बी के रिस्पेक्ट में किस ओर है, यही रिलेटिव पोजीशन को शो करता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में घर लेफ्ट साइड में है और बी के रिस्पेक्ट में घर राइट साइड में है। ठीक है,
तो यही इसका रिलेटिव पोजीशन शो करता है इस घर का, कि अगर हम इस घर को बताएं ए के रिस्पेक्ट में भैया, कि घर ए से पूछा जाए कि भैया आपको घर अपने किस तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये बोलेगा लेफ्ट साइड में। फिर ये बोलेगा बी, पूछेगा कि बी से हम पूछ देंगे भैया आपको घर किस तरफ दिखाई दे रहा है, राइट साइड में। अब दोनों एक जगह खड़ा है, दोनों लड़ाई कर ले कि भैया नहीं हमको तो लेफ्ट दिख रहा है, हमको राइट दिख रहा है, मेरे राइट साइड में है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, रिलेटिव है, इसके रिलेशन में लेफ्ट साइड में और इसके रिलेशन में राइट साइड में है। ठीक है, तो यही रिलेटिव पोजीशन शो करता है। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन देखेंगे। अप एंड डाउन बोलने का मतलब क्या है? अप एंड डाउन मतलब ये है कि अगर हम कोई स्फेरिकल बॉल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग 4 पिन अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में 4 पिन को अंदर डाल दिए, P एंड Q ले लिए, R एंड S ले लिए, तो P के रिस्पेक्ट में Q का पोजीशन क्या है? डाउन है, और Q के रिस्पेक्ट में P का पोजीशन क्या है? अप है। तो Q वाले से पूछेंगे Q भैया आपका P कहाँ पे है? तो जस्ट मेरे ऊपर है, मतलब कि अप में है। R से पूछेंगे भैया आपके, तो बोलेगा राइट साइड में है। S से पूछेंगे, बोलेगा R राइट साइड में है। Q, तो इस तरीके से सबका पोजीशन अपना अपना पोजीशन है, और हर एक पोजीशन हर एक दूसरे के रिलेटिव में अलग अलग शो करेगा। P के रिस्पेक्ट में Q अपोजिट में है, S के रिस्पेक्ट में R अपोजिट में है, Q के रिस्पेक्ट में P अपोजिट है। ठीक है ना, तो ये एक रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे, जो समझेंगे कि हम लोग डेली लाइफ एग्जांपल में एक समझेंगे कि ए रियल लाइफ एग्जांपल ये देता है कि डे एंड नाइट एक नोशंस होता है। ठीक है, ये नोशंस बताता है कि डे कहाँ पे है, नाइट कहाँ पे। अगर हम एक एक्सिस ले लें, ठीक है, एक्सिस दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, और एक पृथ्वी दिख रहा है, और यहाँ पे सन है, आपके राइट साइड में सन है, ये पृथ्वी है, ये एक्सिस हो गया। ठीक है, तो जब भी ये सूरज की किरण जब यहाँ से आएगी और पृथ्वी पर पड़ेगी, तो ये एक्सिस के इस साइड पूरा सूर्य का रोशनी पड़ेगा। तो हम लोग अगर ए कोई पर्सन है जो पृथ्वी के इस साइड है, और बी कोई पर्सन है जो इस साइड है, ए को मान लेते हैं हम इंडिया में है और बी अमेरिका में है। ठीक है, तो अगर हम फोन लगाएंगे और पूछेंगे भैया ए आपके यहाँ दिन है कि रात है, तो ये बोलेगा दिन है। बी से पूछेंगे भैया आपके यहाँ क्या, तो ये बोलेगा रात है। ठीक है ना, तो ये पोजीशन ही शो कर रहा है कि डे और नाइट किस तरीके का कहाँ पे है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हमको ये पता चल रहा है कि रिलेटिव इससे ये पता चल रहा है कि अगर सन के रिलेटिव में अगर हम इस पे अर्थ के पोजीशन अलग अलग पोजीशन पे हम देखें, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिन है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे रात है। ठीक है ना, अब यही घूम करके इधर चला आएगा, जब घूम करके तो फिर ये बी चला जाएगा दिन में, ए चला आएगा रात में। तो यही कंसेप्ट बताता है रिलेटिव पोजीशन के बारे में। हमें लगता है आप रिलेटिव पोजीशन के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन के लिए भी हम आपको एक एक्टिविटी वीडियो से ही समझाएंगे रिलेटिव मोशन होता क्या है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 आदमी नदी के किनारे खड़ा है, और 2 आदमी इस नाव में, ठीक है, नाव में अभी आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे पहाड़ वगैरह है। तो हम लोग इसी कन्वर्सेशन से समझेंगे कि कैसे रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव मोशन कैसे कैसे होता है, रिलेटिव पोजीशन एक्चुअली है, रिलेटिव मोशन एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, तो इनके बातचीत से समझेंगे। तो पहला ये आदमी बोल रहा है कि ये माउंटेन कैसा है, माउंटेन का पोजीशन क्या है। तो ये दूसरा आदमी बोलेगा ये रेस्ट में है। ठीक है, माउंटेन इस दोनों के एस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब बोलेगा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ बोट, ये पूछ रहा है बोट का स्टेट क्या है, मतलब कि स्टेट मीन्स कि ये दौड़ रहा है, कूद रहा है, किधर जा रहा है, चल रहा है, मोशन में है या रेस्ट में है, ये पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है दूसरा आदमी कि इट इज मूविंग ड्यू साउथ, मतलब कि ये साउथ की तरफ मूव कर रहा है। फिर ये दूसरा आदमी पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द पर्सन इन द बोट, इस पर्सन का बोट में क्या स्टेट है, चल रहा है नहीं चल रहा। दूसरा आदमी बोल रहा है कि ये बोट के साथ ही ये भी मूव कर रहा है, तो ये भी मोशन में है। ठीक है,
अब ये फिर से पूछ रहा है कि तुम डिसाइड कैसे कर रहे हो भैया कि पर्सन जो बोट में है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा आदमी इसका जवाब देता है कि हमारे रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम देख रहे हैं कि वो बोट के साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब कि वो मोशन में है, मतलब कि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है हमारे रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्वर बने और हम देख रहे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में ये बोट अपना पोजीशन यहाँ से लेकर के यहाँ पे चेंज किया, इसमें 2 सेकेंड 3 सेकेंड जो भी लगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, तो ये बोट कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, सो ये मोशन में है। अब देखते हैं कि सेम चीज इन दोनों बोट में दो जो आदमी बैठा हुआ इनका कन्वर्सेशन हम सुनते हैं, तो ये क्या बोलता है। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बोथ द पर्सन, मतलब कि हम दोनों आदमी, ये एक दूसरे से पूछ रहा है कि ये दोनों आदमी जो रिवर के साइड में खड़े हैं ये मोशन में है या नहीं है। तो दूसरा आदमी बोल रहा है कि वो रेस्ट में है, सॉरी वो मोशन में है, नॉर्थ की तरफ मोशन में है। ठीक है, अब ये दूसरा आदमी पूछ रहा है कि भैया माउंटेन का मोशन क्या है, स्टेट क्या है, तो बोल रहा है कि ये भी मूव कर रहा है नॉर्थ की साइड में। ठीक है, अब फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ, हम और आप जो है एक दूसरे से पूछ रहा है कि हम और तुम जो है सो किस स्टेट में है, तो ये बोल रहा है रेस्ट में है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बोट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बोट, बोट का क्या है स्टेट है, तो बोल रहा है कि मूविंग ड्यू साउथ, ये मूव कर रहा है साउथ की तरफ। इससे हम क्या सीखे, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जब अगर हम रेस्ट में हैं और कोई भी बॉडी मेरे सामने से गुजर रहा हो और अपना पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा हो तो हमारे रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्वर बने हुए तो बॉडी मोशन में है। अगर हम खुद मोशन कर रहे हैं, जैसे ये नाव में बैठा हुआ आदमी खुद मोशन में है, लेकिन जिसमें बैठा हुआ वो भी मोशन में है। ठीक है, तो ये मोशन में एक दूसरे के मोशन में एक में जिस नाव मोशन में है उसी में ये बैठा हुआ है, तो ये नाव के ये दोनों आदमी जो है ये दोनों आदमी ये नाव के रिस्पेक्ट में मोशन में तो नहीं है, क्योंकि ये अपना पोजीशन नाव के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है टाइम के। दोस्त पहले 1 सेकेंड था जिस सीट पे बैठा हुआ 5 सेकेंड बाद भी उसी सीट पे बैठा हुआ है, तो बोट के रिस्पेक्ट में ये आदमी मोशन में नहीं है, जबकि यही आदमी इन दोनों जो सामने बगल में खड़े हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं। ठीक है, तो यही रिलेटिव मोशन यही बताता है, रिलेटिव मोशन ये बताता है कि जो ऑब्जर्वर है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन सा है, उस हिसाब से हम लोग इसमें बताते हैं कि रिलेटिव मोशन किस तरीके से हो रहा है। जैसे आप अपने डेली लाइफ में हर एक लोग ये फील किए होंगे कि जब भी ट्रेन में आप बैठे होइएगा तो ट्रेन बगल से पास करती है, कभी कभी क्या होता है हमारी ट्रेन रुकी हुई रहती है, ठीक है, और बगल से ट्रेन पास कर रहा होता है, तो हमें क्या लगता है कि जो बगल वाला ट्रेन है वो जो पास कर रहा है, कभी कभी हम लोग को क्या लगता है कि बगल वाला ट्रेन जो है हम लोग को पास कर रहा है, हम लोग बैठे हुए ट्रेन में, तो ट्रेन जो हम लोग बैठे हुए हैं तो बगल वाला ट्रेन मूव कर रहा है। लेकिन जब कभी भी हम लोग भी ट्रेन भी हमारा मूव कर रहा है और बगल वाला ट्रेन खड़ी है तो हम लोग को लगता है कि बगल वाला ट्रेन मूव कर रहा है और हम लोग बिल्कुल रेस्ट में है, हम लोग का ट्रेन नहीं चल रहा है, हम लोग को ऐसा लगता है बगल वाला ट्रेन मूव कर रहा है, जबकि ऐसा है कि हम लोग का ट्रेन चल रहा है, बगल वाला ट्रेन रेस्ट में है। ठीक है, जैसे ट्रेन में आप ये भी देखे होइएगा कि बहुत तेजी से ट्रेन जा रही है, बगल में ट्री है, पेड़ बहुत सारे हैं, तो ट्रेन पेड़ लगता है कि बहुत तेजी से पीछे जा रहा है, तो पेड़ चल रहा है। वो ऐसा इसलिए है कि ट्रेन के साथ हम लोग भी मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से, तो हम लोगों को ट्रेन के रिस्पेक्ट में पोजीशन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ट्री चेंज कर रहा है अपना पोजीशन। एक्चुअली वो ट्री चेंज नहीं कर रहा है अपना पोजीशन, चेंज कर रहा है ट्रेन अपना पोजीशन, लेकिन चूंकि हम लोग भी उसी ट्रेन में बैठे हुए इसलिए हम लोगों को लगता है कि वो ट्री मूव कर रहा है। तो ये सारा खेल रिलेटिव का ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हम देख रहे हैं। तो आप ये भी समझ गए होइएगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या है कि हम लोग को किसी भी चीज़ का डायरेक्शन नहीं बताता है, ये केवल ये बताता है कि भैया डिस्टेंस कितना तय किया। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, एक्चुअल लेंथ हम कितना कवर किए हैं, वही मूविंग बाय मूविंग बॉडी, वही उसका डिस्टेंस होता है। ये सब ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 20, 50, 60 किलोमीटर हुआ, ये मैग्नीट्यूड ही बताता है। डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बताता है डिस्टेंस कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हम पूछे कि भैया कितना किलोमीटर चले, तब बोलिए 10 किलोमीटर चले, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में चले, ये चीज़ हमें वो डिस्टेंस नहीं बताता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है फ्रेंड्स? स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में जब देखेंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग उसको बोलते हैं जिसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बताता, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है ना। जैसे 5 किलोमीटर बोलने का मतलब हुआ कि 5 किलोमीटर ही चला, ये डिस्टेंस और ये स्केलर क्वांटिटी बताया। लेकिन 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ की तरफ चला, मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है, और ये डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी बता रहा है कि नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर गए, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी ट्रेवल बाय बॉडी जीरो नहीं हो सकता है, चूंकि डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी होता है। तो कुछ ना कुछ अगर मूवमेंट हुआ है तो वो कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा, तो जीरो नहीं हो सकता। अब डिस्टेंस में बोलने का मतलब 10 किलोमीटर बोलने का मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर में होता है, ठीक है। हम अगर 10 मीटर 20 मीटर, तो ऐसा यूनिट इसको मीटर में हम 10 मीटर में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट हम लोगों का डिस्टेंस का मीटर होता है। अब चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी मूव किया, ठीक है, अब वो किसी भी तरीके से जिगजैग पाथ में मूव किया हो या उल्टा सीधा ऊपर नीचे कैसे भी मूव किया हो, ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल ही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ए से बी पे जाने में जितना ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ए पोजीशन उसका इनिशियल पोजीशन और ए बी पोजीशन उसका फाइनल पोजीशन होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का ना मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, जैसे 2, 5, 4, 10, 0 भी हो सकता है, एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा ड्यू नॉर्थ, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन भी 0 हो सकता है, कैसे होगा वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। इफ यू ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये एक्सप्रेशन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट बोलने का मतलब ये है कि 10 किलोमीटर हम लोग पूरब की तरफ चले, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट 0 इस तरह से होगा कि अगर हम एक सर्कुलर पाथ पे चले, ठीक है, ए पॉइंट से एक सर्कुलर पाथ पे चले, ठीक है, या फिर हम यहाँ से स्कूल गए, 10 किलोमीटर मेरा घर से स्कूल है, ठीक है, स्कूल गए और स्कूल जा करके फिर वापस आ गए, तो डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया? 10 + 10 20 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया ना, चूंकि इनिशियल पोजीशन में मेरा घर ही था और फिर फाइनल पोजीशन भी स्कूल से आकर के वापस घर पे ही हम आ गए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। इसको भी हम एक एक्टिविटी वीडियो पे चलते हैं, उसे समझते हैं फिर कैसे हुआ। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं, एक एक्टिविटी वीडियो है, ठीक है ना। इस पे हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट P है, Q है, ठीक है ना। P से कोई हम
सर्कुलर कोई पत्थर लिए, कुछ भी लिए, उसको फेंके, एयर में फेंके, ठीक है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि P से ये बच्चा है, एक बच्चा अपना बॉल फेंका, ठीक है ना। तो ये पोजीशन P से लेकर Q तक में गया, ठीक है ना। P से Q तक में ये डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, वो बॉल कैसा ट्रेवल किया था, ये P से लेकर के S के थ्रू Q, एक्चुअल डिस्टेंस तो यही था उस बल्ब का, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस ही इसका डिस्टेंस कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इसका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि बिल्कुल ही सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा, जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और Q ही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो PSQ इसका डिस्टेंस और PQ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ये सीखते हैं कि लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस इसका स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, हम लोग जानते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो एक बच्चा है जो P से Q गया, Q से R पे आया, ठीक है ना, R पोजीशन पे आया। तो P से Q x किलोमीटर और Q से R y किलोमीटर चला, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, x प्लस y किलोमीटर, ठीक है। अब ये इस बच्चे को हम फिर से R से P पे आने के लिए बोलेंगे, तो फिर ये बच्चा घूम करके R से P पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इसका किस तरीके से निकालेंगे, अगर ये बच्चा R से P पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि P से ही इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन भी इसका P पे ही हो जाएगा, तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ये बच्चा R पे रहा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस लाइन का डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट PR को हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूस थ्योरम से कि रूट अंडर PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR का वैल्यू निकलेगा। यहाँ x है, यहाँ y है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट अंडर निकालेंगे, PR का वैल्यू निकल जाएगा, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, ये बच्चा R से P पे आ गया तो 0 हो गया, ठीक है। तो हमेशा हमको डिस्प्लेसमेंट में ये ध्यान देना है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहाँ से कहाँ है, ठीक है, उसी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम लोग समझ गए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट समझ गए। अब हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन हम तभी बोलेंगे जब वो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तय करता है। मतलब कि अगर 1 सेकेंड, अगर 5 सेकेंड का इंटरवल ले लें, तो पहले सेकेंड में 2 किलोमीटर चला, फिर दूसरे सेकेंड में 4 किलोमीटर चला, फिर तीसरे सेकेंड में 6 किलोमीटर चला, फिर चौथे सेकेंड में 8 किलोमीटर चला, ठीक है ना। तो हर सेकेंड में हम देख रहे हैं कि 2-2 किलोमीटर ही वो तय कर रहा है, और हर सेकेंड के बीच का टाइमिंग का डिफरेंस भी 1-1 सेकेंड का ही है, पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, चौथे सेकेंड में, हर सेकेंड में वो 2-2 किलोमीटर ही चल रहा है। तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, मतलब कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है बॉडी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें कोई ना तो टाइम में चेंजिंग आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ना ही उसके स्पीड में जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है वो भी उसके डिस्टेंस कवरिंग जो है टाइम के दरमियान वो उसका सेम टू सेम है, चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ए बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल। अगर कोई बॉडी है
जो इक्वल इंटरवल तो है कि मतलब पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड, तीसरे सेकेंड, चौथे सेकेंड, हर सेकेंड के बीच में एक एक सेकेंड का गैप है, लेकिन वो पहले सेकेंड में 2 किलोमीटर चला, तीसरे सेकेंड में 4 किलोमीटर चला और चौथे सेकेंड में जाकर के वो 8 किलोमीटर चल गया। तो 2-2 सेकेंड का जो डिफरेंस था वो उसका लास्ट के सेकेंड में, चौथे सेकेंड में वो 8 किलोमीटर मतलब कि 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। तो उसका यूनिफॉर्मली 2-2 सेकेंड का नहीं, वो ना चल करके वो अचानक से 4 किलोमीटर पे चला गया, ठीक है ना। तो वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किया एक इंटरवल में, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको भी हम एक वीडियो के अनुसार समझते हैं। एक बच्चा है, साइकिल से जा रहा है, ठीक है। ये बच्चा पहले मिनट में 5 मीटर, दूसरे मिनट में भी 5 मीटर, तीसरे मिनट में भी 5 मीटर और चौथे मिनट में भी 5 मीटर चलता है, ठीक है। तो हर एक मिनट में, 1 मिनट ये हुआ, दूसरा मिनट ये, तीसरा मिनट ये, चौथा मिनट, हर एक मिनट में ये 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर ही चलता है। इसका ना ही डिस्टेंस अलग अलग नहीं होता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब फिर से इस बच्चे को देखते हैं। पहले मिलीमीटर में 5 मीटर चला, दूसरे में 6 मीटर चला, ठीक है। तीसरे मिनट में ये 5 मीटर फिर चला और चौथे मिनट में फिर 4 मीटर चला। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि हर एक मिनट में इसका जो डिस्टेंस कवरिंग है ये कभी 5 मीटर है, कभी 6 मीटर है, कभी 5 मीटर है, फिर कभी 4 मीटर है। तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है ना। इसका मोशन फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सीखते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तय कर रहा है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। इसमें हमेशा वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी हमेशा उस बॉडी का कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं स्पीड क्या होता है। तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम बोलने का मतलब कि अगर 1 सेकेंड में हम लें, अगर 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना, वही उसका स्पीड होता है। अगर हम 1 मिनट माने, 1 सेकेंड माने, 1 घंटा माने, तो उसमें कितना किलोमीटर या कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, वही उसका वो स्पीड होता है। तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। फार्मूला क्या होगा? स्पीड का फार्मूला होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, v इक्वल टू एस बाई टी। वी से नोटेशन हम लोग का होता है स्पीड का, डिस्टेंस एस से हम लोग डिनोट करते हैं और टाइम टी से करते हैं, ठीक है। स्पीड का केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है स्पीड का, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड इसलिए हुआ कि v इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्टेंस को हम लोग मीटर में, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर हुआ और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड हुआ, तो मीटर पर सेकेंड, इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ए बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस। अब यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे यूनिफॉर्म मोशन हुआ वैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है, और वो इसमें भी वही चीज़ होता है कि इक्वल डिस्टेंस है जिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय कर रहा है कोई बॉडी, तो वही उसका यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है कि स्पीड तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कवर किया, वही उसका वेलोसिटी होता है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। इसका भी यूनिट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन, चूंकि डिस्प्लेसमेंट का भी
हम लोग जानते हैं कि इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए वेलोसिटी का भी डायरेक्शन कभी भी होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन में अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर रहा है मूव, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी का चेंज जो होगा ना, वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज। दो तरीके से वेलोसिटी चेंज हो सकता है। या तो स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज करें, हम लोग बॉडी का कोई स्पीड चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और स्पीड हम लोग कांस्टेंट करें लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। स्पीड तो कांस्टेंट किए हुए हैं लेकिन उसका डायरेक्शन अगर चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। वो हम लोग कैसे होगा ये एक्टिविटी वीडियो से देखते हैं, शो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये हम लोग देखते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों होगा। अब हम एक कार देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे गया, एक जगह से दूसरी जगह पे गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कार जो है S0 से अपना पोजीशन S5 तक लाया, डिस्टेंस है S डिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 0.05 आवर्स में तय किया, ठीक है। तो इसका हम अगर ग्राफ पे देखें तो इसमें हम लोग टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लिखे हैं। टाइम को हम लोग यहाँ पे T1, T2, T3, T4, T7 तक एक्स एक्सिस पे लिए हैं और S1 से S7 तक वाई एक्सिस पे लिए हैं जो डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी, तो इसमें हम लोग स्पीड और टाइम ग्राफ हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग इस कार का, जो कार यहाँ से यहाँ तक मूव किया था उसका हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले सेकेंड में ये 0 से T1, मतलब कि पहला T1 सेकेंड में ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आया। फिर दूसरे में ये S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहाँ पे आया। तीसरे सेकेंड में फिर S3 डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ किया। ऐसे ही करते करते T5 S5 तक आया, ठीक है ना। फिर ये, तो इसका हम लोग इस ग्राफ से हम लोग ये समझते हैं कि इन टाइम इंटरवल T1 टू T2, T1 से लेके T2 तक में द कार ट्रेवल डिस्टेंस S1 से S2, तो S2 माइनस S1, ठीक है। तो हम लोग इसका एवरेज स्पीड अगर निकालना चाहें तो एवरेज स्पीड निकलेगा S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1, ठीक है। अब स्पीड ही हम लोग को आइडिया रहता है कि कोई सा बॉडी कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, कितने फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी में हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ फास्ट द बॉडी मूव्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इस बच्चे का इस वीडियो में ये दिखा रहा है कि बच्चा मूव स्पीड में जा रहा है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है। लेकिन इसका वेलोसिटी जो भी होगा, इसमें वेलोसिटी के साथ साथ ये रेड जो एरो दिखा रहा है ये इसका डायरेक्शन दिखा रहा है। तो वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी इसमें डायरेक्शन भी होता है वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ फास्ट द बॉडी मूव्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये बच्चा क्या है कि कर्व्ड पाथ पे चल रहा है, ठीक है ना। तो कर्व्ड पाथ पे एक होता है जैसे PQ एक पॉइंट है, ये S, ये बच्चा जब भी चलेगा तो P से लेकर के S डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए Q तक आएगा। अब ये पॉइंट एक आता है कर्व्ड पाथ पे जहाँ से हम एक टेंजेंट खींचते हैं वेलोसिटी। तो जब भी इसका वेलोसिटी हम निकालेंगे कर्व्ड पाथ पे जब भी कोई किसी चीज़ का हम वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी हम लोग जहाँ जो कर्व्ड पाथ पे जिस पॉइंट पे हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है ना।
टेंजेंट उस कर्व पाथ पे टेंजेंट ही बताता है उस बॉडी का वेलोसिटी। ठीक है, तो इफ ए बॉडी मूव्स इन ए कर्व पाथ पे कोई वेलोसिटी बॉडी मूव कर रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, जिस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालना है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस कर्व पाथ पे। ठीक है, वही उसका डायरेक्शन भी देगा, उस बॉडी का वेलोसिटी भी देगा और डायरेक्शन भी देगा उस डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। इसमें एक्टिविटी में ये है कि एक बच्चा, हम लोग भी कितनी बार किए होंगे अपने बचपन में कि एक पत्थर बांध लिए होंगे रस्सी में और उसको नचा रहे हैं। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब अचानक से जब छोड़ते हैं तो जिस पॉइंट पे हम छोड़े उस समय वो पत्थर जिस डायरेक्शन में बंधा हुआ पत्थर जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में वो छूट करके चला जाता है। ठीक है, जैसे हम फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके बताएं तो देखिएगा, ये घुमाते घुमाते छोड़ता है तो जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में ये मूव कर गया। तो मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन वही था, इसलिए वो उसी साइड में चला गया। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये आया। तो हम लोग इसे ऑब्जर्व ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द रिलीज्ड पॉइंट। जब जो भी हमारा रिलीज पॉइंट होगा वहीं से वो स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी, हर एक पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे उस बॉडी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। ठीक है, जब भी हम उसको रिलीज करेंगे तो अब मान लीजिए सामने है, अभी ये रिलीज करेगा। ठीक है ना, तो ये घूम करके ऐसे आया, ये रिलीज करेगा तो इधर मुड़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे रिलीज करेगा तो इधर चला जाएगा, यहाँ रिलीज करेगा इधर चला, यहाँ रिलीज करेगा इधर चला जाएगा, यहाँ रिलीज करेगा तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये सर्कुलर मोशन में होता है कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसे हम लोग ये सीखे हैं कि the object moves along a straight line tangential to the circular path। सर्कुलर पाथ के टेंजेंट पे ही स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी मूव करता है। दिस इज बिकॉज वंस जब भी बॉडी वो ऑब्जेक्ट रिलीज होगा इट कंटिन्यूज टू मूव along the direction it has been moving at that instant। उस इंस्टेंट में, जिस इंस्टेंट में रिलीज हुआ उस इंस्टेंट में जिस भी डायरेक्शन में बॉडी था उसी डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो हम आपको अभी कुछ देर पहले बता ही दिए थे। ठीक है, वेलोसिटी के बाद हम लोग आते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, तो द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब कि एवरेज स्पीड जो हम निकालेंगे वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल टाइम टेकन उस बॉडी को मूव करने में, स्पीड से मूव करने में लगा, कितना टाइम लगा, वो उसका एवरेज स्पीड होगा। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अरिथमेटिक मीन मतलब u प्लस वी बाई 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एक्टिविटी वीडियो में चलते हैं और यहाँ से देखते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है। ए पॉइंट पे कोई बस खड़ी है जिसको बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रीच करने में इसका डिस्टेंस 450 किलोमीटर मान लीजिए अगर है। ठीक है ना, तो 9 घंटा में ये ट्रेवल करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन ईच आवर इज 450 डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो कितना होगा उसका 450 किलोमीटर बाई 9 आवर करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। ठीक है ना, तो ये इसका 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब क्या है कि
लेकिन बस जो है ना एग्जैक्टली 50 किलोमीटर हर एक घंटे में ट्रेवल नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब भी हम बस से या किसी भी गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो जो भी उसका स्पीड होता है वो उसका एवरेज स्पीड होता है, क्योंकि कभी बस 90 किलोमीटर या कोई भी गाड़ी 90 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, 100 पे चल रहा है, कभी आप देखोगे 20 पे आके रुक गया, कभी 0 हो गया, कभी रुकना पड़ता है, जाम रहता है कहीं पे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो हर एक में स्पीड जो यदि 50 किलोमीटर पर आवर यहाँ शो कर रहा है, ये बॉडी एक्चुअली हर एक घंटे में ये 50 किलोमीटर नहीं था, ठीक है ना। ये कभी कम था कभी ज़्यादा था, लेकिन 450 किलोमीटर 9 घंटे में तय किया है तो हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर लिख दिए हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इसका 450 किलोमीटर था, टाइम टेकन 9 आवर आया, टोटल टाइम टेकन 9 घंटे में ट्रेवल किया तो 50 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज हम लोग जो है ना इसको निकालने के लिए एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, बस जो कवर करता है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एक यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर करता है वो ऑब्जेक्ट, वो उसका एवरेज स्पीड होता है। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप इन दिस एग्जांपल भी 270 किलोमीटर ड्यू साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 270 किलोमीटर इस बस का हुआ, ठीक है ना। मान लेते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट इसका साउथ ईस्ट में 270 किलोमीटर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इन ईच आवर कितना हुआ? 30 किलोमीटर पर आवर हुआ, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी हम लोग देते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका जो मोशन होता है वो अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही इसका मोशन होता है, इसलिए ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन हो गया, और एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन हो गया, ठीक है। तब हम लोग एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी एक तरीके से समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। मतलब कि रेट ऑफ चेंज बोलने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी पहले इनिशियल पोजीशन पे था, ठीक है ना, और फिर वो फाइनल पोजीशन पे गया कुछ टाइम में, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, और फाइनल पोजीशन को डिनोट करते हैं वी से, एक्सेलरेशन को ए से और टी को टाइम से, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बोलता है कि ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या कि u पहले इनिशियल वेलोसिटी u था और फिर फाइनल वेलोसिटी उसका v हो गया चेंज होकर के, तो रेट ऑफ चेंज मतलब v माइनस u। तो हम लोग लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, यही उसका एक्सेलरेशन हो गया। तो a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। अब ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। एंड इट्स ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। अब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि पहला इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था, और हर एक जैसे 2 किलोमीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 2 मीटर पर सेकेंड है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर अगले आवर में भी 2 मीटर पर सेकेंड, या अगले आवर मतलब कि फर्स्ट आवर में 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड आवर में 2 मीटर पर सेकेंड, थर्ड आवर में 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी उसका u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो v माइनस u इक्वल टू 0। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके एक्टिविटी वीडियो से हम लोग सीखते हैं कि क्या एक्सेलरेशन एक्चुअली में अच्छे से बताया जाए कि एक्सेलरेशन में होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक ये सीखे हैं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स स्पीड। स्पीड से वेलोसिटी चेंज होगा,
और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, या फिर दोनों चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा। इन दोनों केस में हम लोग बोलेंगे कि बॉडी एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेशन में बॉडी है, चूंकि वेलोसिटी उसका चेंज हो रहा है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन उस समय में 0 होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेन रेस्ट में था, ट्रेन ए पॉइंट पे रेस्ट में था। जब भी ये मूव करना स्टार्ट किया, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी हम लोग ट्रेन में देखते हैं ना, कभी भी ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन जब हम लोग के पास से होकर गुजर रही होती है, या जैसे मेट्रो देखे होंगे बहुत सारे लोग, तो मेट्रो में क्या होता है या ट्रेन में ही कि पहले धीरे से स्टार्ट होता है ट्रेन, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे वो स्पीड पकड़ता रहता है और एक समय पे जो उसका स्पीड होना चाहिए, मैक्सिमम जो स्पीड होना चाहिए, अटेन करना चाहिए, वो अटेन मैक्सिमम स्पीड करके वो कांस्टेंट हो जाता है और हम कंटिन्यूअसली वो उसी स्पीड से चलता रहता है। ठीक है, ये इसका कांस्टेंट स्पीड हो गया ट्रेन का, ठीक है, यहाँ पे आकर के, ठीक है। जब नेक्स्ट स्टेशन अप्रोच होता है तो यही वेलोसिटी इसका ग्रेजुअली डिक्रीज होता है और फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है एट स्टेशन बी पे आया तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन इसका 0 हो गया। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब कि u था वहाँ पे फर्स्ट स्टेशन पे और v इसका सेकेंड स्टेशन पे आया, ठीक है ना, तो इसका जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ वही उसको एक्सेलरेशन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो टर्म एक्सेलरेशन नॉट ओनली अप्लाई टू इंक्रीजिंग वेलोसिटी बट ऑल्सो ड्यू टू ऑल्सो डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब इसमें एक टर्म आता है एक्सेलरेशन में, इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी। मतलब कि हम लोग एक्सेलरेशन देख सकते हैं कि गाड़ी वहां से खुली थी जब पहले स्टेशन से, तो स्पीड बढ़ता ही जा रहा था, वेलोसिटी उसका बढ़ता ही जा रहा था और बढ़ता वो एक कांस्टेंट अपना वेलोसिटी पकड़ लिया, ठीक है ना। तो u वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ था, 50 मीटर पर सेकेंड का रेट स्पीड ये पकड़ लिया, वेलोसिटी ये पकड़ लिया, ठीक है ना। तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना हुआ, 50 - 248 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब 50 पकड़ लिया, फिर अब दूसरा स्टेशन आने वाला है तो 50 से ग्रेजुअली ये डिक्रीज भी होगा, ठीक है ना, तो डिक्रीज भी करना है। तो अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन धीरे धीरे 50 से लेकर के कम होता। अब जो एक्सेलरेशन जो इनिशियल हम लोग अभी जो इनिशियल इसका वेलोसिटी लेंगे u = 50 और जब दूसरे स्टेशन पे आके रुक गया, 0 हो गया, तो v = 0, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है एक्सेलरेशन। तो 0 - 50 करेंगे तो -50 बाय जो भी टाइम लगा वो, ठीक है ना, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है ना। माइनस में आने का मतलब ही है कि हुआ एक्सेलरेशन तो हुआ लेकिन वो निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, तो निगेटिव एक्सेलरेशन बोल दें या रिटार्डेशन बोल दें, बात बराबर है, ठीक है। The decrease in speed as the body moves away from initial position is called deceleration. Deceleration can also be called as negative acceleration. The acceleration is equal to change in velocity by time taken. हम लोग समझ गए, ठीक है। इज इक्वल टू v - u/t भी होता है, ये भी समझ गए कि v - u/t क्यों लिखे हैं, ठीक है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। हम लोग कभी भी एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव लेंगे जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हम लोग कभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, और नेगेटिव हम लेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि इसका वेलोसिटी किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, और ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी किसी चीज़ का, किसी बॉडी का इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन। चूंकि बहुत ऊपर से कोई चीज़ अगर हम गिराते हैं तो धीरे 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 उसका स्पीड टाइम के अनुसार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है, वो एग्जाम्पल है फ्री फॉलिंग बॉडी। ये एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। ऑन द अदर हैंड एक ऑब्जेक्ट है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है जब उसका वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। जब उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे ये बस है, ठीक है, ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा है, इंक्रीज स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर स्ट्रेट लाइन पे ये बस चल रही है तो वो अपना स्पीड बहुत ही अनइक्वल अमाउंट में बढ़ाते जा रहा है। ठीक है ना, देन द बस इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन की बातें। ठीक है, अब हम लोग लास्ट इसमें क्वेश्चन आंसर से पहले हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, रिटार्डेशन के बारे में पढ़ लिए। अभी हम बता दिए आपको, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, रिटार्डेशन फिर हो जाएगा इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इफ द बॉडी velocity of a body decreases the acceleration is negative, so a body is said to be retarded if its velocity is decreasing. So retardation is actually acceleration, retardation भी actually acceleration ही है, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आता है। एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करता है कि बॉडी रिटार्डिंग में था, मतलब कि इसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा था। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक्सेलरेशन है, स्पीड है, इस पे अलग अलग क्वेश्चंस आंसर वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ए ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब इसमें हमको एक्सेलरेशन ऑफ द कार को फाइंड कर रहा है। तो पहला ऐसा क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ कार फ्रॉम इतना टू इतना, 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड में हिलाया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था 25 मीटर, u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन लगा 25 से 10 आने में 5 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को एक्सेलरेशन निकालने वाला फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी जानते हैं, तो v माइनस यू बाई टी का वैल्यू पुट कर देंगे 10 माइनस 25/5, तो माइनस 15/5 इक्वल टू a इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ कार -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स दैट, इसका मतलब है नेगेटिव साइन का कि वो कार जो है सो एक्सेलरेशन में तो था बट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब कि वो रिटार्डेशन में था। ठीक है, धीरे धीरे घट रहा था उसका एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इसलिए उसमें माइनस लगा हुआ है और ये रिटार्डेशन में है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, स्पीड पे एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक्सेलरेशन का इसी तरह से बनेगा। ठीक है ना, एक दो हम लोग देख लेते हैं स्पीड का। ठीक है ना, तो स्पीड में है ए स्कूटरिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मीटर। ठीक है ना, मिनट, कैलकुलेट इज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें आप लोग इतना तो समझ ही रहेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग क्या जान रहे हैं, 3 किलोमीटर है, 3 × 1000 मीटर,
तो 3000 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में हो गया 3 लाख सेंटीमीटर हो गया। टाइम टेकन 5 मिनट का है, तो इसको भी हम सेकेंड में चेंज करेंगे। कभी भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो भी यहाँ पे किलोमीटर है तो आवर में होगा, मीटर है तो सेकेंड में होगा, ठीक है ना। तो इसका ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सेंटीमीटर या मीटर में है तो सेकेंड में टाइम को भी सेकेंड में लाना है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस टेबल बाय टाइम टेकन स्मॉलेस्ट में लाना है। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है तो किलोमीटर पर आवर में रहने देंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में सबको चेंज करके स्पीड के फार्मूले पे बैठा देंगे। 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे मीटर है, ठीक है ना, तो मीटर पे आया होगा तो मीटर पर सेकेंड में आ गया। इसको हम मीटर में चेंज कर लिए, इसको सेकेंड में चेंज कर लिए, स्पीड इतना आ गया। टाइम इसमें अब हम लोग घंटे में करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग क्या किए 3 किलोमीटर को हम लोग 3 किलोमीटर तो रहने ही दिए क्योंकि 3 किलोमीटर में नहीं लाना है। टाइम टेकन मिनट को घंटे में चेंज करना होगा, 5 को 60 से डिवाइड करके घंटे में आवर में ले आए, ठीक है। 3 किलोमीटर बाई इतना आवर इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस वीडियो में हम लोग अभी एक्सेलेरेशन तक पढ़ेंगे, पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे वीडियो पार्ट 2 हम लोग कल फिर डालेंगे। उसमें आपको ये मिलेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। 3 तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। मोशन चैप्टर आपका खत्म है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने से ही आपको किसी भी चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।